Today we will going to discuss Section 30 Indian Penal Code, Valuable Security. इसे कहते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। आईपीसी में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। चाहे आप एक्सटॉर्शन में देख लो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में आता है और उससे बोलता है कि आप अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर दो जिसे वो बोल रहा है, या उसे ही ट्रांसफ़र कर दो। तो आईपीसी में अदर सेक्शंस भी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अदर आईपीसी में अदर कहीं भी जो यूज़ किया गया है शब्द, उसमें अगर हम डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेशन में यूज़ किया गया है, तो डेफिनेशन में जो डेफिनेशन बताई गई है, जो उसकी मीनिंग बताई गई है, आगे भी उसकी मीनिंग वही लगाई जाएगी। तो हम देखते हैं सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है, एक्नॉलेज करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। देखते हैं दोस्तों, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में दो बातें बहुत आवश्यक हैं। पहला तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या होना प्रतीत होना चाहिए, एंड सेकंड है उस डॉक्यूमेंट के द्वारा किसी को एक लीगल राइट या तो क्रिएट हो रहा है, या ट्रांसफ़र हो रहा है, या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, या तो उसका समाप्त हो रहा है राइट, या रिलीज हो रहा है, या एक्सटेंड हो रहा है, या फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लाइबिलिटी को, या फिर कोई विधिक अधिकार वो मना कर रहा है कि हमें इस पे कोई लीगल राइट नहीं है, हमारी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसी को विधिक अधिकार कैसे, किसी के लिए कोई विधिक अधिकार कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक मकान खरीद रहे हैं और जिस दिन से मकान हमारे नाम हो गया है, हमने पेमेंट कर दिया है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे नाम कर दिया गया है, उसका हमारे पोजीशन में आ गया है, प्लस मेरे ऑनरशिप में आ गया है, तो उस दिन से कहते हैं कि उस घर में हमारा जो लीगल राइट है वो क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से हम देखेंगे लीगल राइट कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि एक हमारा किराए का मकान है, एक व्यक्ति को हमने किराए पे रखा हुआ है, लेकिन और किराया तो हम ले रहे थे पहले, इसके बाद हम किसी अन्य को, अपने किसी हितबद्ध व्यक्ति को या किसी को अपनी लीगल लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करके और बोलते हैं किराएदार को कि तुम किराया उस व्यक्ति को देना जिसे हमने लीगल राइट ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड लीगल राइट को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए एक तालाब है, उससे हमें मछली निकालने का राइट दिया गया है, और वो भी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। और हम क्या करते हैं, फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ शर्तें लगाई जाती हैं कि 8 से 8 तक नहीं, बल्कि सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक ही आप वहाँ से मछली निकाल सकोगे। ये हमारा लीगल राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों, लीगल राइट को समाप्त कैसे किया जाता है। अब वही तालाब की मछली निकालने का जो हमें राइट था, वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू अचानक से आता है कि आपको उस तालाब से मछली निकालने का राइट नहीं है। ये क्या किया गया हमारे साथ, हमारा लीगल राइट समाप्त कर दिया गया है। और अब लीगल राइट को, लीगल लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, लीगल राइट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। समझ लीजिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, उस पे एक अविवाहित लड़की है जिसका विवाह करना उनमें से सबका दायित्व बनता है। उसमें से एक प्रॉपर्टी को, एक समझ लीजिए एक भूमि है, उस भूमि को अलग रखा जाता है कि इस लड़की के विवाह में ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी। विवाह के समय ये प्रॉपर्टी बेच के उससे जो पैसे आएंगे उससे उस लड़की का विवाह किया जाएगा। अब क्या होता है, उस प्रॉपर्टी पे क्या है, एक जिसका उस पर राइट था, उन सब में एक लीगल लाइबिलिटीज बनी हुई है, उस लड़की के विवाह की लीगल लाइबिलिटीज सब पे बनी हुई है। और दोस्तों, अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता, इसका मतलब है कि किसी का जिस पर लीगल राइट था और वो बाद में उसे या तो छोड़ दिया है, या फिर वो किसी एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से एक्सेप्ट कर रहा है
कि हमारा उस पे कोई लीगल राइट नहीं है, और जिसको उन्होंने उस लीगल राइट पे अपना अधिकार ना होने का एक्नॉलेजमेंट कर लिया है, तो बाद में वो कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं कर सकता। उस लीगल राइट उसे उस प्रॉपर्टी में लीगल राइट होने के लिए, पाने के लिए चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, दृष्टांत देखते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। ए एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस प्रस्थांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह प्रस्थांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे अपन ने देखा था कि एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना या उस किसी की लीगल लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना, क्रिएट करना, एक्सटेंड करना, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसी के लीगल राइट का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है मेरे पास, और उसके विनिमय पत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके पीठ के पीछे हम क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपनी साइन कर देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति को उसको प्रस्थांकित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो व्यक्ति उस दिन से उसका धारक हो जाता है, जिस दिन हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और हमने अपनी लीगल लाइबिलिटी को उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है कि उसे जो भी हमें पेमेंट करना था, और आज से हमारी लीगल लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, और वो लाइबिलिटी उसके ऊपर आ गई है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओके, बाय बाय।